हेलो स्टूडेंट्स, लाइन एंड प्लेन के इस पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, शॉर्टकट्स भी सीख लिए और कुछ क्वेश्चन हमने नॉर्मल मेथड से फास्ट वे में कैसे करेंगे वो भी सीखा। तो आज हम लोग पार्ट 3 में कुछ और जबरदस्त क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसका शॉर्टकट्स भी सीखेंगे और जो शॉर्टकट से नहीं होगा तो नॉर्मल मेथड से फास्ट वे में कैसे करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। तो पार्ट 3 में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द लाइंस 3x = 2y = -z एंड -x = 6y = -4z इज, यानी कि ये दो लाइन आपको दिया है, बोल रहा है कि ये दोनों लाइन के बीच का एंगल बताओ। तो सर जो लाइन दिया है ये कौन से फॉर्म में दिया है, आओ देखें। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, यानी वहां से यहां मैं लिख रहा हूं 3x = 2y = -z, ये पहली लाइन का इक्वेशन दिया है। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन एग्जैक्ट कार्टेशियन फॉर्म जैसा नहीं है। तो फिर कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, एक मिनट, x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c, ये है हमारा कार्टेशियन फॉर्म, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन ऐसे तो दिया नहीं है, तो फिर अरे सब कुछ बना बनाया देगा तो फिर आप क्या करोगे, आपका हमारा भी तो कुछ काम है। अच्छा, तो ये देखो, ये जो इक्वेशन दिया है इसको ना हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कन्वर्ट करोगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट सुन लो। दो लाइन दिया है, दो लाइन, अगर दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर्स मिल जाता तो जो दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बनेगा और उतना ही एंगल तो दोनों लाइन के बीच भी बनेगा। तो हमारा मकसद क्या है, हम पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालेंगे, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालेंगे और दोनों के बीच एंगल निकाल लेंगे, वही एंगल दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। अब कॉन्सेप्ट समझा आपको। अच्छा, अगर इस लाइन के इक्वेशन को, जो इक्वेशन दिया है, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये जो कार्टेशियन फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी खास बात क्या होती है, ये देखो x जो है पॉजिटिव में होता है और इसका कोएफिशिएंट 1, y पॉजिटिव में इसका कोएफिशिएंट 1, z पॉजिटिव में इसका कोएफिशिएंट 1, और जो इसके डिनोमिनेटर में होता है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज मिल जाए तो हम उसके पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। बस आओ, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, y का 1 बनाना है, z का 1 बनाना है। ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट 3 है, y का 2 है, यहां पर z का 1 -1। अच्छा, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को, ये देखो 3 2 1, 3 2 1 का अगर आप एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो अगर हर एक टर्म को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, अब ध्यान से देखो, ये कटेगा, यहां आ जाएगा 2, 3 2 जा तो आ गया x/2, और यहां पर आ गया, ये कटेगा 2 3 जा y/3, और यहां कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, z माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, -6 हो गया। अब हमारी जो पहली लाइन है इसके जैसे रेडी हो गई। अरे कहां रेडी हो गई, -x1 -y1 -z1 तो है ही नहीं, एक्चुअली उसका कुछ काम भी नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो -x1 यहां पर ऐसे लगा दो, -0 -0 -0। अब देखो सेम टू सेम इसी फॉर्म में चेंज हो गया इक्वेशन। मेरे बताने पर मत जाओ, आपको खट से इक्वेशन देख के ऐसे लिख लेना है, इतना टाइम नहीं लगाना है और न तो इतना टाइम आपके पास होगा। अब देखो ये जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 है, 3 है, -6 है। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो हम उस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। अब इस लाइन के, जो पहली लाइन हमको दिया है, हमने मान लिया कि इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर जो है उसको a बार से डिनोट कर रहे हैं। तो a बार = होगा 2i कैप + 3j कैप -6k कैप। ये बार
ए बार अपने को मिल गया। ए बार क्या है? दिस इज द वेक्टर एलोंग द फर्स्ट लाइन या पैरेलल टू फर्स्ट लाइन बोल दो। और दूसरा वाला इक्वेशन हम लोग देखें, उसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको भी पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या है इक्वेशन? माइनस एक्स इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू माइनस 4z। यहां कोएफिशिएंट देखो जरा, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका 6 है, इसका 4 है। 1 6 4 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 12। तो पूरे लाइन को 12 से डिवाइड कर दो, पूरे लाइन को 12 से डिवाइड कर दो। ये देखो डिवाइड बाय 12, हर एक टर्म को 12 से डिवाइड कर दिए। अब यहां पर यक्स को पॉजिटिव बनाना है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यक्स अपान -12। यहां देखो कटेगा 2 आएगा, y अपान 2, यहां कटेगा 3 आएगा, z अपान 3। ऊपर माइनस मत लिखो, नीचे लिख दो। तो जो दूसरी लाइन है उसका हमको यहां से डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है। क्या है डायरेक्शन रेशियो? -12, 2 एंड -3। अगर मैं इस लाइन के एलोंग, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर मान लू b बार, तब b बार आप कैसे लिखोगे? -12i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब हमको दो इंपॉर्टेंट चीज यहां से मिल गई। लाइन 1 जो पहली लाइन दिया था उसके एलोंग यानी उसके पैरेलल वेक्टर a बार है, और जो सेकंड लाइन दिया था उसके पैरेलल वेक्टर b बार है। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। और फार्मूला हमको मालूम है। क्या मालूम है? सर ये देखो, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं, a बार डॉट b बार, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार इंटू कॉस थीटा। या डायरेक्ट यहां से अगर आप कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो तो क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार, ये टर्म इधर लाओगे तो अपान में आ जाएगा मॉड ऑफ a बार मॉड ऑफ b बार। चलो यहां पर मैं निकाल रहा हूं कॉस थीटा। हमने मान लिया कि दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। ये देखो a बार यहां लिखा है, b बार यहां लिखा है। टाइम बचाने के लिए a बार वहां देखो, b बार यहां देखो, डॉट प्रोडक्ट निकाल के यहां पर ऐसे डायरेक्ट लिखते जाओ। i का कोएफिशिएंट -12 है, i का कोएफिशिएंट 2 है, 12 2 जा 24, नहीं -24, ये माइनस है प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। j का देखो 2 है 3 है, 2 3 जा कितना आ गया 6, ये -3 है -6 है, कितना आ जाएगा +18। और अच्छा अगर यहां ध्यान दो, टाइम कैसे बचता है ध्यान दो। अब हमको इसका डिनोमिनेटर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी नजर पड़ गई, ये देखो 18 + 6 24, 24 - 24 कितना आ जाएगा? 0। अरे जब न्यूमरेटर 0 आ रहा है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो 0 ही आएगा। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 किसकी वजह? कौन से एंगल पे cos 0 होता है? अरे सर ये तो π/2 पे होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0। 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? cos π/2। बस दोनों साइड कंपेयर कर लो, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2। यानी दोनों लाइन के बीच क्या एंगल बनेगा? सर π/2 बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी दिया है π/2। क्या बोलते हो, समझा क्या? चलो ऐसे ही स्पीड में देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। मैं थोड़ा थोड़ा हंस रहा हूं। क्यों हंस रहा हूं? पार्ट 1 पार्ट 2 में इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर दो प्लेन है, एक प्लेन ये है दूसरी प्लेन है, अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो जहां इंटरसेक्ट होता है वहां से अगर आप इमेजिन करो तो एक लाइन पास होगी। मैंने बुक आपको दिखाया था, ये देखो ये दो प्लेन है, दोनों प्लेन का स्पाइरल, ये जो स्पाइरल बाइंडिंग हुई है लाइन है। तो ये जो स्पाइरल बाइंडिंग है लाइन, बोल रहा है भाई ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों प्लेन का, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है आप उसका ही क्या निकालो? डायरेक्शन रेशियोज निकालो। अब देखो ध्यान से सुनो, सेम कॉन्सेप्ट पर 3 टाइप का क्वेश्चन। कौन सा 3 टाइप का क्वेश्चन? इसमें बोला है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कभी बोलेगा द डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें बोला है डायरेक्शन रेशियो निकालो। किसी क्वेश्चन में बोलेगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और किसी में बोलेगा फाइंड द यूनिक वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर हैं। तो यहां देखो हमको दो प्लेन दिया है। पहली प्लेन आपको दिया है क्या?
x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल -5 इज इक्वल टू 0 पहली प्लेन है, और ये देखो दूसरी प्लेन है, राइट। ये दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन है और वहां से जो लाइन जाएगी उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, लेकिन एक बार फिर, जैसे मान लो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, पहली प्लेन इसका जो नॉर्मल होगा वो भी लाइन पे नॉर्मल होगा, और दूसरी प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी लाइन पे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो आओ दोनों प्लेन का पहले हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? अच्छा आओ एक कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे मान लो कोई प्लेन दिया है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन पढ़े हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम ऐसे ही किसी प्लेन का जनरल इक्वेशन ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अच्छा इस प्लेन की खास बात क्या है? हम इस प्लेन को देख के इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। तो ये जो प्लेन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर n बार निकालना चाहूं तो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या बोलते हो, नॉर्मल निकालना समझ में आया क्या? अगर आपको इस स्टैंडर्ड प्लेन, इस जनरल प्लेन का नॉर्मल निकालने आ गया तो इसमें दोनों का निकाल सकते हैं। ये देखो ये पहली प्लेन है, फर्स्ट प्लेन, इसका नॉर्मल वेक्टर हमने मान लिया n1 बार, और दूसरी प्लेन जो है इसका नॉर्मल वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया n2 बार। तो n1 बार अगर मैं लिखूं, n1 बार हो जाएगा ये देखो 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। अगर इसको सिर्फ मैं कोएफिशिएंट लिखूं, सिर्फ मैं कोएफिशिएंट लिखूं, अगर आप कोएफिशिएंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में टाइम आपका बचेगा, या अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा आप लिख लो। क्या लिखेंगे? 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। ये पहली जो फर्स्ट प्लेन है, पहली प्लेन, उसका नॉर्मल वेक्टर। अच्छा दूसरा जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर बताओ, 1i कैप हो जाएगा, और माइनस क्या होगा? 3j कैप। अच्छा इसमें देखो x है, y है, z है ही नहीं है, तो z का कोएफिशिएंट 0 k कैप। तो हमने दोनों प्लेन का नॉर्मल निकाल लिया। अब हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पहली प्लेन का जो नॉर्मल है उस पे भी परपेंडिकुलर होगा, और जो दूसरी प्लेन का नॉर्मल है उस पे भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ये लाइन यल, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये छोटू सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि यल इज पैरेलल टू हो जाएगा n1 बार क्रॉस n2 बार। यानी कि अगर हम n1 बार क्रॉस n2 बार निकाल ले, n1 बार क्रॉस n2 बार निकाल ले, तो ये जो वेक्टर मिलेगा लाइन के पैरेलल हो जाएगा, लाइन के एलोंग हो जाएगा। तो जो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो हमारी लाइन का होगा। तो आओ n1 बार क्रॉस n2 बार निकाल ले हम लोग। ये देखो n1 बार क्रॉस n2 बार, और कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, ऐसे देखो i कैप j कैप k कैप। n1 बार तो इसके कंपोनेंट लिख दो, n2 बार यहां इसके कंपोनेंट लिख दो। तो n1 बार है देखो 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, n2 बार का कंपोनेंट 1 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 0। ध्यान देना, यहां बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है, गलती नहीं करना है, गलती बिल्कुल करना ही नहीं है। तो हमने यहां पर देखो ले लिया i कैप, इसका कॉलम रो कट हो गया, 0 इंटू माइनस 1 0 आएगा। ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो -3, यहां माइनस लिखते हैं तो +3 हो जाएगा। जे लिखेंगे माइनस के साथ में, कॉलम रो कट हो गया, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 1 जा 1 -1 आएगा। फिर हम लेंगे के ले लिया, इसका कॉलम रो कट हो गया तो -3 1 जा -3। ये देखो -1 होगा तो यहां +1 आ जाएगा। बताओ ये कितना आ गया? ये सर आ गया 3i कैप। ये देखो -1 और यहां माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस 1j कैप हो जाएगा। यहां -2 आएगा तो माइनस, ये प्लस है यहां माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 2k कैप। अच्छा ये बताओ जो हमारी लाइन है,
हमारी जो लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर है, उसके पैरेलल वेक्टर है, तो जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा वही हमारी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या मिला, डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गया 3:1-2, 3:1-2। क्या किसी ऑप्शन में दिया है 3:1-2? अरे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन सी है। क्या बोलते हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिया है। अब इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, पार्ट 1 में भी इसी टाइप का था, पार्ट 2 में भी हमने बता दिया 3 टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा सेम कॉन्सेप्ट पर, बराबर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। दो लाइन के बीच आप एंगल बताओ, दो लाइन के बीच एंगल बताओ जिसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया है। अब ओरल सुनो, मान लो दो लाइन है हमारे पास, एक का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2। तो दोनों के बीच एंगल आप कैसे निकालते हैं? तो दोनों के बीच एंगल हम निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपान में क्या लिखते हैं, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करते हैं। अब क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आपको निकालना है। तो बताओ cos थीटा मॉड ऑफ L1 बताओ क्या दिया है। L1 देखो डायरेक्ट यहां से देखो, ये आपका L1 है और ये L2 है, L1 इंटू L2 -√3 आ जाएगा 3 4 4 जा 16। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 1/4 है, M1 1/4 M2 1/4 मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर इंटू डेनोमिनेटर, 1 1 जा 1/4 4 जा 16। लास्ट वाला देखो, ये देखो ये माइनस में है प्लस में, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, √3 इंटू √3 करोगे तो 3 आएगा, अपान में देखो 2 इंटू 2 जा हो जाएगा 4। अच्छा एक चीज अब आपको लिखना ही नहीं है, ये दिया है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या दिया है, डायरेक्शन कोसाइंस। एक बहुत मस्त इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने को मालूम है। क्या मालूम है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप यहां पर ये टर्म निकालोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप सॉल्व कर लो। ये देखो cos थीटा, ये दोनों देखो जरा ध्यान से, इसका डेनोमिनेटर 16 है, इसका डेनोमिनेटर 16 है, लेकिन लास्ट वाले का डेनोमिनेटर क्या है 4 है। हम लोग फ्रैक्शन को प्लस माइनस इजिली कब कर पाते हैं, जब सबका जितने फ्रैक्शन है सबका डेनोमिनेटर सेम हो। 16 है, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, इसको 16 बनाने के लिए क्या करोगे, सर यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से। अब बताओ सबका डेनोमिनेटर सेम हो गया, 16 तो यहां इसका न्यूमरेटर बताओ 3, यहां बताओ 1, यहां बताओ 3 4 जा कितना आ गया 12। आओ इसको सॉल्व करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 3 + 1 कितना आएगा, 3 + 1 4 माइनस 12 -8 अपान 16। अब इसको कट कर दो, आएगा 1/2, मॉड के अंदर आ गया -1/2। अच्छा इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहां ध्यान देना, दो चीज होती है, कभी कभी आपको एक्यूट एंगल पूछता है, कभी कभी ऑब्ट्यूस एंगल पूछता है, कभी कभी एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90, कभी कभी ऑब्ट्यूस एंगल पूछता है। तो आप घबराओ मत, हमने मॉडुलस वैल्यू ले लिया, कितना है 1/2, cos थीटा इज 1/2। अब यहां जरा सोचो, cos थीटा 1/2, अगर मुझे यहां भी cos लिखना है तो क्या बोलते हो, cos 60 डिग्री लिख दूं, π/3, चलो 60 डिग्री में लिख दिया, cos 60 डिग्री। अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो बताओ थीटा कितना आ गया, सर ये तो 60 डिग्री आ गया, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। ऑप्शन में एक्यूट एंगल्स तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो दोनों लाइन के बीच एक्यूट एंगल बनेगा 60 डिग्री वो दिया ही नहीं, यानी कि अब हमको ऑब्ट्यूस एंगल पर जाना है। अब अगर दो लाइन के बीच एक एंगल 60 डिग्री बन रहा है एक्यूट एंगल, तो दूसरा ऑब्ट्यूस बनता है। ऑब्ट्यूस निकालने के लिए कुछ मत करो, ये 60 डिग्री को ना 180 में से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 120 डिग्री। अगर आपको ऑब्ट्यूस निकालना है तो डायरेक्ट यहां पर आप माइनस लेके निकालोगे तो भी आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। जरूरत नहीं है
आप पहले निकाल लो एक्यूट एंगल। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल दिया होगा। 180 से एक्यूट एंगल को माइनस कर दो, ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है? बी। ए है 17 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्या बोलते हो, समझ गए? तो यहां ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने का, आप एक्यूट एंगल निकालो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑब्ट्यूस निकाल लो 180 से माइनस करके। चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक खास बात बता दूं, इस लेक्चर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम मस्त और ध्यान से समझो। द एंगल बिटवीन द लाइंस, ध्यान से देखो, अपने को दो लाइन दिया है x - 1/l। ये देखो पहली लाइन है, ये हमारी पहली लाइन है, और ये देखो ये दूसरी लाइन है। ध्यान से देखो, ये दूसरी लाइन है और कार्टेशियन फॉर्म में ही दिया है। कार्टेशियन फॉर्म में x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c, इसी फॉर्म में दिया है। तो फिर देखो डिनोमिनेटर में जो पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज यल यम यन है, तो हम इसके पैरेलल वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है यम यन यल है, यम यन यल है, इसका भी हम लोग इसके पैरेलल वेक्टर को हम इसके हेल्प से लिख सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को देख के डायरेक्शन रेशियोज मालूम पड़ गया। लेकिन ये तो यल यम यन यल है। अच्छा, आगे एक बहुत बढ़िया रिलेशन दिया है, बोला भाई ये जो यल यम यन में रिलेशन है ना, यल इज ग्रेटर देन यम इज ग्रेटर देन यन। अच्छा, इसका मतलब समझे क्या? यल यम यन में सबसे बड़ा यल है, उससे छोटा यम है, और यम से भी छोटा यन है, यानी ये यल यम यन का रिलेशन है। यल सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा यम है, और सबसे छोटा यन है। अच्छा, फिर बताया है ये यल यम यन क्या है? यल यम यन आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये देखो इधर एक इक्वेशन भी दे दिया, ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो रूट्स है, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, ये इक्वेशन का रूट्स बोल रहा है भाई, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा ना, उसको आप यल यम यन ले लो। तो हम तो पहले तो रूट्स निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तब डिसाइड करेंगे कौन यल होगा, कौन यम होगा, कौन यन होगा। अगर यल यम यन डिसाइड हो गया तो हम इसका वेक्टर, इसके इस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख लेंगे, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख लेंगे, फिर दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अगर बोले कि दो लाइन के बीच एंगल निकालो, तो आप पहली लाइन के पैरेलल वेक्टर निकाल लो, पहली लाइन के पैरेलल, पहली लाइन के एलोंग वेक्टर निकाल लो, दूसरी लाइन के पैरेलल वेक्टर निकाल लो, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया, आओ इसको लिख लूं। ये जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है? x³ प्लस x² माइनस 4x - 4 दिस इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि भाई जो इसका रूट्स है, जो इसका सॉल्यूशन है, वही आपका यल यम यन है। अब एकदम सिंपल वर्ड में समझो, बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन है, इसका जो रूट्स है यानी जो सॉल्यूशन है, वही यल यम यन है। क्या बोलते हो, इसके कितने रूट्स आएंगे? अरे इसके 3 रूट्स आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन समझते हैं क्या? लीनियर, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, और हमको पहले से मालूम है लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है? 1। क्वाड्रेटिक का पावर कितना होता है? पावर डिग्री। मैक्सिमम पावर कितना होता है क्वाड्रेटिक का? 2। तो सॉल्यूशन कितना मिलता है क्वाड्रेटिक का? 2। अच्छा, तो ये क्यूबिक है, इसका देखो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। बस वही तीनों सॉल्यूशन निकाल लो, फिर यल यम यन को डिसाइड कर लो। आओ इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें। ये देखो, ये इसमें अगर मैं x² कॉमन ले लूं, बताओ क्या बचेगा? सर यहां x बचेगा, यहां 1 बचेगा। ये दोनों में अगर मैं -4 कॉमन ले लूं, सर यहां x बच गया, यहां +1 बच गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब बताओ, यहां पर अभी 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों में वापस देखो x + 1 कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या बचेगा? सर यहां x², यहां -4 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। एक और अच्छी चीज इसमें दिख गई, x + 1, यहां अगर ध्यान से देखो तो फार्मूला है a² - b² का। ये 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b², दिस इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो इसको मैंने लिख दिया x + 2 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा आपने 10th में बहुत किया है। अगर इधर 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, चाहे जितने फैक्टर हैं, अगर सबका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा।
और 1/1 करके 0 इक्वल कर दे। अगर इसको मैं 0 के इक्वल कर दूं, किसको 0 के इक्वल? पहले फैक्टर को, x + 1 = 0, तो बताओ x = कितना आएगा सर? -1। यहां से बताओ x = कितना आएगा? -2। यहां से बताओ x = कितना आ जाएगा? यहां से 2 आ जाएगा। तो इसके 3 सोल्यूशन मिल गए, 3 रूट्स मिल गए। एक मिला -1, एक मिला -2, एक मिला 2। क्वेश्चन में सीधा सीधा एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला है कि भाई LMN इसके रूट्स है। ये जो इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करोगे, जो रूट्स मिलेगा ना वही आपका LMN है। अब ये कंफ्यूजन हो गया, मैं किसको L लूं, किसको M लूं, किसको N लूं? उसके लिए देखो यहां बताया है, L सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद M है और सबसे छोटा N है। अगर मुझे इसमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या है? 2 है। मैं बोलूंगा कि L हमारा क्या है? 2 है। M क्या है और N क्या है? N सबसे छोटा नंबर इसमें -2 है। उसके बाद क्या है? -1। तो हमने LMN डिसाइड कर लिया, ये हमारा LMN की वैल्यू हो गई। कितना कॉन्सेप्चुअल है। आप अगर एक बार समझ गए ना तो सोचना नहीं है, ऐसे 1 मिनट में आप पूरा सॉल्व कर डालोगे। अच्छा, LMN हो गया। अच्छा, पहली लाइन देखो, लाइन 1। अब लाइन 1 का बताओ डायरेक्शन रेशियो, बताओ क्या है? LMN, यानी इसका डायरेक्शन रेशियो, लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो, L मतलब 2, M मतलब -1 और N मतलब क्या? -2। अगर मैं इसके एलोंग वेक्टर लिख दूं, इसके एलोंग अगर मैं वेक्टर लिखूं तो क्या बोलते हो? A बार = 2i कैप, A बार = 2i कैप -1j कैप -2k कैप। बस आओ, ijk नहीं लिखते हैं, थोड़ा टाइम बचाते हैं। ये हमारा क्या है? ध्यान दो, ये हमारा क्या है सर? ये तो A बार, चलो A बार मान लिया। लाइन 1 के पैरेलल वेक्टर, लाइन 1 के एलोंग वेक्टर क्या मान लिया? A बार। और ये बार मिला क्या आपको? 2i कैप -1j कैप -2k कैप। हमने कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा है, टाइम बचे। अच्छा बताओ, जो सेकेंड लाइन है, लाइन 2 जो है, बताओ उसका डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है? उसका डायरेक्शन रेशियो ये देखो, पहले M है, M, तो M की वैल्यू बताओ यहां से कितना है? -1 है। दूसरे नंबर पे N है, N की वैल्यू कितना है? -2। फिर लास्ट में L है, L की वैल्यू क्या है? 2 है। अगर मैं सेकेंड लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर मान लो B बार, तो यही हमारा B बार है। ये क्या है? B बार। ये B बार है, ये A बार है। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है ना तो पूरा आप लिख लिया करो। A बार = 2i कैप -1j कैप -2k कैप एंड B बार = 1-1i कैप -2j कैप +2k कैप। मुझे लगता है आप इतने ब्रिलियंट हो कि आप ऐसे समझ जाओगे। ए आई का कोएफिशिएंट है, J का है, K का, और वेक्टर A बार में I का कोएफिशिएंट, J का कोएफिशिएंट, K का कोएफिशिएंट। अब दोनों लाइन के पैरेलल अपने को वेक्टर मिल गया। अब वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। आओ निकालते हैं। बताओ cos थीटा = क्या लिखोगे? यहां पर क्या लिखोगे? मॉड ऑफ A बार डॉट B बार। क्या लिखते हो? सॉरी, यहां पर ऐसे लिखते हैं, फार्मूला मुझे लगता है आपको याद होगा। तो cos थीटा = A बार डॉट B बार अपान में क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार। अच्छा, फार्मूला मैंने लिख दिया, cos थीटा A बार डॉट B बार। A बार ये है, B बार ये है। डॉट प्रोडक्ट निकालो, I का कोएफिशिएंट, I का 2 1 जा 2 -2 -1 इंटू -2 +2 2 2 जा 4 -4 अपान में बताओ इसका A वेक्टर का मैग्नीट्यूड I j k, I का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4। सेम नंबर इसमें भी है, वही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, इसका न्यूमरेटर देखो, मस्त है, न्यूमरेटर मस्त है। -2 + 2 कट गया, तो बताओ ऊपर कितना आ गया? सर ऊपर तो -4 आया। यहां बताओ, ये देखो 4 + 1 5 + 4 9, रूट में 9 का स्क्वायर रूट 3। क्या इसका भी स्क्वायर रूट 3? तो बताओ cos थीटा = अच्छा इधर पेज देखो भर गया। cos थीटा = -4 अपान कितना? 3 3 जा 9। तो यहां मैं लिख रहा हूं, बताओ cos थीटा = -4 अपान 9। अब अगर यहां से आप थीटा निकालो
तो थीटा निकालो तो कॉस इधर चला जाएगा, हो जाएगा कॉस इनवर्स -4/9। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं। कॉस इनवर्स -4/9, -4/9, ये समझा क्या? आओ इसमें इंपॉर्टेंट चीज अब आपको बता, यहां पर अगर आपको एक्यूट एंगल बोलता, हो सकता है ये ऑप्शन नहीं दिया होता, तो जब हम इसका मॉड लेते तो अपने को मिलता 4/9। अगर अपने को ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी वो ऑब्ट्यूस है, अगर एक्यूट निकालना होता तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते, तब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/9 आता, कॉस इनवर्स 4/9 आता एक्यूट एंगल। लेकिन ये ऑप्शन दिया ही नहीं, मतलब हमसे एक्यूट एंगल पूछा ही नहीं है। लेकिन अभी आपको याद होगा तो हम पिछली बार बोल रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप एक्यूट एंगल निकाल लो, 180 से माइनस कर दो। हाँ लेकिन वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए निकलेगा ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू थोड़ी है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स 4/9, कॉस इनवर्स 4/9। अच्छा ये एक चीज बताऊं, ये देखो ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, आओ दोनों में एक रिलेशन बताऊं। आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, मान लो ये जो ऑप्शन दिया है कॉस इनवर्स -4/9, इसके बदले ऐसे भी लिख सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 4/9, ऐसे भी। ये वही चीज हो गई जो मैंने आपको बताया था। मैंने जैसे देखो यहां ध्यान से देखो, मैंने बोला भाई ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल से ऑब्ट्यूस कैसे निकालते हो, 180 से माइनस कर देते हैं। तो 180 से अगर एक्यूट एंगल को माइनस करोगे तो ध्यान दो ये जो है इसके बराबर ही होता है। अगर आपको फार्मूला याद होगा कॉस इनवर्स माइनस यक्स, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स यक्स। टाइम भले लगा लेकिन इतना मस्त मस्त आपने इससे कॉन्सेप्ट सीखा ना, क्या ही कहूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। हां इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया, बोल रहा है कि आप निकालो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, लेकिन आगे तो लाइन लिखा ही नहीं है। आगे लाइन है क्या, ये लाइन का इक्वेशन है क्या? अरे इतना नहीं पहचान पा रहे हो, ये प्लेन का इक्वेशन है। पहला क्या लिखा है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 5। अरे बाबा ये प्लेन है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आप सोचो, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट इधर प्लस डी लगा दो चाहे उधर कर दो, ये प्लेन का इक्वेशन है। अच्छा दूसरी प्लेन क्या लिखा है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ध्यान रखना ये दोनों प्लेन है, लेकिन सर तब यहां पर लाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पूछ रहा है, तो यहां पर कहां लाइन है? अब आप याद करो, जब दो प्लेन ऐसे कट करती है तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस उसने बनाया है। एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, अगर पूरा ढंग से लिखो क्वेश्चन तो ये हो जाएगा द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। बहुत सारी चीजें मिस कर दिया, आपका नॉलेज चेक करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी कंफ्यूज होने वाले हैं। तो चलो ये पहली प्लेन है, ये दूसरी प्लेन है। तो अभी इसके पहले कोई क्वेश्चन हम लोग किए तो उसमें डायरेक्शन रेशियो निकालना था, अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले हम लोग उसी वे में जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं जो पहली लाइन है पहला जो प्लेन है, अगर मैं लिखूं इसका नॉर्मल वेक्टर लिखूं, अब आपको खटाखट लिखने आना चाहिए। पहली प्लेन ये वाली ध्यान से देखो, इसका मैं नॉर्मल वेक्टर लिख रहा हूं, हो जाएगा 1 i माइनस 1 j प्लस 2 k। समझा क्या? इसका देखो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा डायरेक्शन रेशियोज 1 -1 2, तो n1 बार पहली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ले लिया n1 बार, और दूसरी प्लेन का क्या ले लूं n2 बार। तो बताओ कितना हो जाएगा सर, 3i प्लस 1j प्लस 1k। दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया। तो लाइन जो है ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, पहली प्लेन का जो नॉर्मल है उस पे भी परपेंडिकुलर, दूसरी प्लेन का जो नॉर्मल है उस पे भी परपेंडिकुलर, यानी कि L इज पैरेलल टू n1 बार क्रॉस n2 बार। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, n1 बार क्रॉस n2 बार निकालेंगे। तो आओ n1 बार क्रॉस n2 बार निकालते हैं। ये देखो यहां पर मैं निकालने जा रहा हूं, यहां पर मैंने जगह बना लिया और मैं यहां पर निकालूंगा। क्या निकालूंगा,
सर अब आप निकालने वाले हो n1 बार क्रॉस n2 बार, कैसे निकालते हैं? i कैप, j कैप, k कैप, n1 बार इसका कोएफिशिएंट ijk 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 n2 बार का 3 1 1 3 1 1। ध्यान से नंबर लिखने का, एक भी वैल्यू इधर उधर हुआ प्लस का माइनस हुआ, ऑप्शन ए से ऑप्शन डी पे आप पहुंच जाओगे। ओके 3 1 1। अब इसको सॉल्व करूं, आई कैप कॉलम रो कट गया, -1 आएगा, -2 आएगा, माइनस जे कैप ले लिया, कॉलम कट गया, रो कट गया, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस के कैप ले लिया, तो ये कॉलम रो कट गया, 1 1 जा 1, ये -3 होगा तो यहां पर हो जाएगा +3। तो ये देखो -1 -2 ये आ गया -3 आई कैप, यहां पर आ जाएगा ये -5, यहां +5 जे कैप होगा, यहां देखो हो जाएगा +4 के कैप हो जाएगा, n1 बार n2 बार, यानी इस लाइन, ये जो लाइन यल है इसके एलोंग यानी इसके पैरेलल वेक्टर मिल गया। अब अगर मैं बोलूं यहां से भाई ये जो है -3 और ये 5 ये 4, ये तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वैसे तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग लिखते हैं ए बी और ये सी, तो यानी ए बी सी की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये तो डायरेक्शन रेशियो पूछा ही नहीं। ध्यान दो, किसी पार्ट में मैंने बताया अगर कोई वेक्टर है तो ये डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन के लिए उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के लिए, या आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम होगा, ये देखो यल इज इक्वल टू ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², ऐसे हम लोग यम निकालते हैं, यम इज इक्वल टू बी अपॉन √, ऐसे यन निकालते हैं सी अपॉन √, दोनों सबका सेम है। अगर हमको यल निकालना है, यल पहला डायरेक्शन कोसाइन, यल ए बताओ कितना है? सर ये तो -3 है, तो यहां पर हमने लिख दिया -3 अपॉन में जरा बताओ 3 का स्क्वायर बताओ, सर 9 होगा, आगे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर आगे कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो बताओ कितना आ गया -3। हाँ इसको प्लस कर दो, 16 + 9 25 और ये 25 50 हो जाएगा 50, लेकिन ध्यान दो रूट में 50, और इतना आपको मालूम है 25 2 जा 25 का स्क्वायर रूट 5√2, √50 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2, यानी पहला डायरेक्शन रेशियो ये है। आओ ऑप्शन चेक करें, -3 अपॉन 5√2, ये देखो ये पहले में दिया है, तो बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं, इसी से हमने डिसाइड कर लिया कि सर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया -3 अपॉन 5√2, बाकी निकालेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, तो हमने एक से ही ऑप्शन पकड़ लिया। ऐसे तो टाइम बचाना है, टाइम बचाने का और कोई गुरु मंत्र कोई मूल मंत्र नहीं, यही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 19 का कौन सा ऑप्शन? ए। चलो आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आगे आइए देखते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनेगा, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो सेगमेंट बनेगा उसका प्रोजेक्शन ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3, 2, 6। दो पॉइंट दिया है, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं, पहली बार नहीं कर रहे, पार्ट 1 पार्ट 2 किसी में तो किया था। अब आप वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आओ देखो दो पॉइंट बना दिया, बोल रहा है भाई ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनेगा, पॉइंट कौन कौन सा है 2, 1, -3, 2, 1, -3, दूसरा पॉइंट है -1, 0, 2, इसको मैं मान लेता हूं ये पॉइंट P है और ये है पॉइंट Q। बोल रहा है कि सेगमेंट PQ का प्रोजेक्शन, सेगमेंट PQ का प्रोजेक्शन दूसरी लाइन पर जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो हम मान लेते हैं भाई दूसरी लाइन कुछ ऐसे है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे है। अब इस लाइन का अपने को क्या दिया है डायरेक्शन रेशियो 3, 2, 6, ये दिया है लाइन का डायरेक्शन रेशियो। लेकिन सर हम तो ऐसे पढ़े हैं किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर,
एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर, तो क्या हुआ, आओ वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं। ये देखो, ये जो है लाइन सेगमेंट और ये लाइन, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम उसके पैरेलल यानी उसके एलोंग वेक्टर लिख सकते हैं। मान लो ये लाइन इसके एलोंग ये वेक्टर है जिसको मैं ए बार से डिनोट करना चाह रहा हूं, तो ये बार हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया 3 2 6। समझा क्या? अच्छा, यहां से अगर मैं PQ बार निकाल लूं, क्या निकाल लूं? PQ बार, वेक्टर निकाल लूं, तो आपको मालूम है PQ बार कैसे निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। आओ माइनस करेंगे तो -1 -2 कितना आ जाएगा? -3। 0 -1 करेंगे -1 और 2, ये -3 तो प्लस हो जाएगा 5 आएगा। ये हमारा PQ बार वेक्टर है, IJK नहीं लगाया हूं। अब आओ आपको बताऊं किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरी वेक्टर पर कैसे निकालते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, फार्मूला देखो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। ए बार का प्रोजेक्शन किस पर? बी बार पर, तो बी बार नीचे रहेगा। यहां पर हमको पी क्यू बार का प्रोजेक्शन इस लाइन पर निकालना है, तो ध्यान रखना इस पी क्यू बार का प्रोजेक्शन जो इस लाइन पर होगा वही प्रोजेक्शन इस वेक्टर पर भी होगा क्योंकि उसके पैरेलल है। तो अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं किसका? पी क्यू बार का ए बार पर, तो फार्मूला बनाएंगे पी क्यू बार डॉट प्रोडक्ट ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अब आओ यहां से पी क्यू बार डॉट ए बार निकाल लो। आई जे के कोएफिशिएंट है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आता है। 3 3 जा 9, कितना आएगा सर? -9। -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा? -2। 5 प्लस 6 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। अपान में मॉड ऑफ ए बार, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो -11 आएगा, 30 में से माइनस करेंगे तो आएगा 19। ये इसको सबको प्लस करोगे तो 49, इसका स्क्वायर रूट होता है 7। तो प्रोजेक्शन आ गया भाई, इस लाइन सेगमेंट का लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन आ गया 19/7। क्या बोलते हो, कहीं ऑप्शन में है क्या? पहला ही है, ये देखो 19/7 यूनिट्स क्यों लिखा? अरे प्रोजेक्शन लेंथ होता है, तो लेंथ की कोई तो यूनिट होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इफ द लाइन्स, ध्यान से देखो, दो लाइन आपको दिया है। इफ द लाइन्स आर एट राइट एंगल्स देन 7 लैम्डा -10 म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? दो लाइन आपको दिया है और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। दोनों के बीच एंगल क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज राइट एंगल इट मींस बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा ये सोचो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होता है? यही कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है, यही फार्मूला तो आपको सीखना है। मान लो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, जिसका डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 है। अब अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ऐसे गाना गा के याद रखो। अच्छा पहली लाइन 3 - x अपान क्या है 2। सेकेंड लाइन, अच्छा ये 1 मिनट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सारा खेल तो टाइम बचाने का है। ये अगर पहली लाइन आप ध्यान से देखो, ये पहली लाइन कार्टेशियन फॉर्म तो है, कार्टेशियन फॉर्म बोले तो x - x1 अपान a, y - y1 अपान b एंड z - z1 अपान c, यही तो है कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन क्या एग्जैक्ट ऐसे है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब इसके जैसा उसको बनाओगे तभी तो डायरेक्शन रेशियो आप निकाल पाओगे। आओ बनाते हैं। ये देखो 3 - x है, अगर मैं ऊपर माइनस से और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो x - 3 ऊपर x - 3 हो जाएगा।
अब मैं ध्यान से देखो ये पहली लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपान माइनस 2। ये देखो 5y माइनस 2 अपान 3 लैम्डा प्लस 1। y का कोएफिशिएंट तो बाबा 1 होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, हमारा फॉर्म तो ऐसे बन जाएगा ना। चलो न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किया तो ये पहला टर्म 5y, 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो y हो गया माइनस 2 अपान 5 हो गया, नीचे 3 लैम्डा प्लस 1, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिए, ये देखो। एंड ये लिखा है 5 माइनस जेड। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो जेड माइनस 5 हो जाएगा, नीचे 1 है इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो जो पहली लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, A1 B1 C1। यही काम अपने को सेकंड लाइन में भी करना। सेकंड लाइन जरा देखो, x प्लस 2, x प्लस 2 अपान क्या है, माइनस 1 है। ये तो ऐसे ही है, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है कुछ नहीं करना है। सेकंड में देखो क्या, 1 माइनस 3y, 1 माइनस 3y, आओ अलग से लिख के बताऊं। 1 माइनस 3y अपान में क्या लिखा है, अपान में लिखा है 7। अब अगर इसको मैं ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करूं नीचे, तो ऊपर ये हो जाएगा 3y माइनस 1 अपान माइनस 7। लेकिन एक कमी और रह गई, y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको 3 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को 3 से और डिनोमिनेटर को, तो यहां आ जाएगा y माइनस 1 अपान 3 अपान माइनस 7 अपान 3 आ जाएगा। चलो सेकंड मिल गया, y माइनस 1 अपान 3 अपान माइनस 7 अपान 3। चलो थर्ड टर्म इसका देखते हैं, 4 माइनस जेड, इसमें बस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा जेड माइनस 4, डिनोमिनेटर में भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू। अब देखो दोनों लाइन अपने को मिल गई, दोनों लाइन मिल गई बोले तो कार्टेशियन फॉर्म में हम दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। याद करो, कंडीशन याद करो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर अभी पहले बताया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो A1 A2, आओ डायरेक्ट में कंडीशन लगा रहा हूं, A1 A2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 2। चलो यहां पर इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो माइनस 7 अपान 3 इंटू क्या 3 लैम्डा प्लस 1 अपान 5। चलो ये लिख दिया। यहां देखो माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा 2 म्यू, दिस इज इक्वल टू 0। आओ इसको जरा हम लोग सॉल्व करें। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो 2, ये माइनस है प्लस है तो फाइनली माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21 लैम्डा और प्लस यहां पर आएगा 7 अपान में बताओ 3 5 जा 15, ये हो गया प्लस 2 म्यू, दिस इज इक्वल टू 0। ये देखो ना इसका डिनोमिनेटर क्या है, 15 है। अगर मैं पूरे इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 15 से। बताओ 15 2 जा यहां कितना आ जाएगा, सर यहां 30 आएगा। जब ये वाले टर्म को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 15 कटेगा, कितना आएगा 21 लैम्डा प्लस क्या 7, इसमें 15 से, अरे 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म को पूरे इक्वेशन को 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 म्यू, और यहां 15 0 जा कितना हो जाएगा 0। आओ ब्रैकेट ओपन करूं मैं, ये हो जाएगा 30 माइनस 21 लैम्डा माइनस 7 प्लस कितना 30 म्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 21 लैम्डा प्लस 30 म्यू इधर रहने दो, ये देखो 30 है, 30 माइनस 7 कितना आएगा 23, और 23 को जब इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 23। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालना था, किसकी वैल्यू निकालना था 7 लैम्डा। ये देखो इधर 7 लैम्डा माइनस 10, यहां 30 म्यू नहीं लिखा, सॉरी। ये देखो माइनस 21 लैम्डा प्लस 30 म्यू, और 30 में से 7 माइनस करोगे 23 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 23 और राइट हैंड साइड में ले जाओगे माइनस 23। अब अगर मैं ये देखो इधर मैं -3 कॉमन ले लूं तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7 लैम्डा, और प्लस को माइनस से डिवाइड करूंगा तो -3 10 जा 10 म्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -23।
अब मैं 7 लैम्डा -10 म्यू की वैल्यू निकालूं तो -23, ये -3 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 23/3। क्या ऑप्शन में कहीं दिया है 23/3? कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो 21 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला करेक्ट है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डायरेक्टेड लाइन makes an angle 45 degree and 60 degree with the x and y axis respectively, then obtuse angle theta made by the line with the z axis। एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, एकदम इजी। कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ हार्ड आते हैं, तो ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। कैसा है? इफ द डायरेक्टेड लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री with the x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझो एक लाइन है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, y से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो बोल रहा है भाई वो जो लाइन है ना, आप बताओ z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, और वो भी z एक्सिस से जो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा वो निकालना है। तो मैंने बताया था कोई लाइन, और z एक्सिस खुद एक लाइन है, तो कोई लाइन किसी लाइन से एक एक्यूट एंगल बनाती है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होता है, तो अपने को ऑब्ट्यूस एंगल पूछ रहा है। अब हमने लाइन एंड प्लेन में पढ़ा है, अगर कोई लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा हो गया 45। जो लाइन y एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा दिया है 60 डिग्री। और लाइन जो z एक्सिस से एंगल बनाती है उसको गामा से डिनोट करते हैं। भाई ये गामा हमको बता दो। अब ये जो अल्फा बीटा गामा, इफ एनी लाइन makes angle alpha with x axis and beta with y axis and gamma with z axis, then alpha beta gamma are known as direction angles। अब अगर इसका cos ले लो तो ये हो जाएगा cos अल्फा 45, ये हो जाएगा cos बीटा 60 डिग्री, यहां मैं लिख दूं cos गामा। इसी के हेल्प से अपने को गामा निकालना है। आपको मालूम है कि अगर डायरेक्शन एंगल्स का कॉस ले लें, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और जिसको हम लोग यल से डिनोट करते हैं। कॉस अल्फा को यल से, कॉस बीटा को यम से, कॉस गामा को यन से। तो फार्मूला अपने को मालूम है, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यल नहीं लिख रहा हूं तो फार्मूला कैसे लिखूंगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आओ इसमें वैल्यू रख दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा मतलब 45, कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा मतलब 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर गामा है तो निकालना इज इक्वल टू 1। तो बताओ सबकी वैल्यू याद है क्या? नहीं। अरे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 अपान कितना होता है? 1 अपान √2, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया। कॉस 60 बताओ सर 1 अपान 2, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 अपान √2 का स्क्वायर करोगे 1 अपान 2, 1 अपान 2 का स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब आओ ये दोनों को प्लस कर ले, दोनों का 2 है 4 है, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। उम्मीद है कि आपको एलसीएम आता रहेगा। 2 4 का एलसीएम 4, तो 2 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 आएगा, 2 को न्यूमरेटर से इंटू करो, 2 1 जा 2, 4 1 जा, एलसीएम को ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको प्लस कर लो, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये देखो इसको प्लस करोगे 3/4, राइट हैंड साइड में ले जाओगे -3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर गामा 4 1 जा 4 -3 कितना आ गया? 1/4 आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितना है? 1/4 है। आओ आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये है कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4। तो यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो कॉस गामा 1/2 आएगा, या फिर कॉस गामा माइनस, अरे स्क्वायर रूट निकालोगे ऐसे, कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। अब मैंने बताया था अगर आप प्लस ले रहे हैं तो कौन सा एंगल निकलेगा? एक्यूट एंगल निकलेगा। माइनस ले रहे हैं तो कौन सा एंगल निकलेगा? ऑब्ट्यूस एंगल निकलेगा। अच्छा, अगर आप एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो 180 से माइनस कर दो, ज्यादा सिंपल है। इधर से देखो, कॉस गामा 1/2 क्या लिख सकता हूं? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अच्छा आंसर देखते हैं कि इसमें डिग्री में दिया है,
तो आओ रेडियन में नहीं लेता हूं, मैं भी डिग्री लिख देता हूं, cos 60 डिग्री। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो गामा कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन हमको तो पूछा है, शायद इसमें क्या पूछा है, कौन से क्वेश्चन में पहुंच गया, अच्छा आगे चले गए, सॉरी। तो इसमें आपको क्या पूछा है, ऑब्ट्यूस एंगल पूछा है। तो आपने कौन सा एंगल निकाला, एक्यूट एंगल निकाला। तो ऑब्ट्यूस एंगल बताओ कैसे निकालोगे, ऑब्ट्यूस एंगल 180 माइनस एक्यूट एंगल 60, तो कितना आ गया 120 डिग्री। आओ ऑप्शन चेक करते हैं, 120 डिग्री कौन सा, ऑप्शन बी। ओके, तो 22 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट है। समझा क्या? चलो आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 23 पर। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, इससे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बोल रहा है कि आप एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ये देखो एक लाइन ये दिया और ये दूसरी लाइन है, पहली लाइन ये दिया है, दो लाइन। अब आओ क्वेश्चन ध्यान से समझे। बोल रहा है कि भाई एक लाइन आप बताओ, एक लाइन बताओ। चलो तो हमने ऐसे लाइन बना दिया। ये बोल रहा है कि लाइन कहां से पास हो रही है, -1, 2, 3 से पास हो रही है ये लाइन। इसका अपने को इक्वेशन बताना है। बोल रहा है कि ये जो लाइन जिसका आप इक्वेशन बताओगे, जिसका इक्वेशन आपको बताना है, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दी लाइंस। ये देखो पहली लाइन, ये जो है ना पहली लाइन हमने यहां बना दिया लाइन 1, इस पे परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन आपको समझने के लिए डायग्राम बना दिए, दूसरी लाइन ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है। ये रिक्वायर्ड लाइन पहली लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। इसका इक्वेशन हमको बताना है। आओ शॉर्टकट इसका सीखते हैं, सॉल्यूशन लेंदी होगा, सॉल्यूशन पे नहीं जाते। अच्छा, अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो बताओ उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस x1 यानी -1 अपान में कुछ भी रहेगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 2 है, अपान में कुछ भी रहेगा, z माइनस z1 की वैल्यू 3 है। यानी अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसका न्यूमरेटर क्या होगा, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी उसका न्यूमरेटर x+1 होगा, यहां y -2 होगा और यहां क्या होगा z -3। अब आओ ऑप्शन चेक करते हैं, कितने ऑप्शन में न्यूमरेटर ये दिया है, x+1, y -2, z+3 दिया है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, z -3। तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी लाइन जिसका इक्वेशन निकालना है इस पॉइंट से पास होना चाहिए, तो ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। आओ इसका चेक करते हैं, x+1 y -2, यहां y+2 लिखा है, ये ऑप्शन गया। आओ तीसरा देखते हैं, सी वाला, x+1 बराबर है, y -2 बराबर है, z -3 बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है। आओ चेक करते हैं ऑप्शन डी, x+1 y -2 z -3, ए ऑप्शन डी भी हो सकता है। दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन में हम फंस गए। अब इसमें से कौन राइट होगा। अच्छा दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारी लाइन ना दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, हमारी लाइन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छा पहले वाली लाइन देखो, पहली वाली लाइन देखो, हम ये मान रहे हैं कि हमारा ऑप्शन सी बराबर है, इससे चेक करेंगे तो ये हमारी लाइन इस पे भी परपेंडिकुलर है, हमारी लाइन इसके दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। अच्छा अगर मैं पहली लाइन कंसीडर कर लूं कि पहली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो पहली लाइन दिया है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई, इसका डायरेक्शन रेशियो 2 है, -3 है और कितना है -2 है, -2 है। हमारी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो कंडीशन मालूम है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। आओ निकाल के देखें, 5 2 जा कितना आएगा भाई 10 आएगा, 4 इंटू -3 -2 वाला आएगा, -2 इंटू -1 +2 आ जाएगा। तो ये देखो 10 + 2 कितना 12, -12 कितना आ गया 0। बस ऑप्शन डी पे जाना ही नहीं, कुछ और चेक करना ही नहीं है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली बात तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पॉइंट तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन हमने चेक कर लिया कि क्या हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन ये दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों पे चेक करने की जरूरत नहीं, एक पे हमने चेक कर लिया
और आपका मन करे तो बाकी भी चेक कर सकते हैं, क्या ये दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, ये डी वाला ऑप्शन है कि नहीं। बस करेक्ट मिल गया, बढ़ते हैं आगे। क्या बोलते हो, समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 23 का ऑप्शन नंबर सी। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। क्या है क्वेश्चन? अ लाइन यल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी इन द लाइन यल इज एक्स वाई जेड, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। आओ क्वेश्चन ना थोड़ा सा 3-4 लाइन में लिखा है, पढ़ने में टाइम लग सकता है, समझने में भी टाइम लग सकता है, तो थोड़ा फास्ट वे में इसको समझते हैं। अ लाइन यल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए। एक लाइन है यल जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। अच्छा यहां पर आओ बना दूं, ये देखो, इसको हमने बोला भाई लाइन यल है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। एकदम ध्यान से समझो, कहां से पास हो रही, पॉइंट ए से। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 2। बी से भी पास हो रही है, बी का कोऑर्डिनेट 2 2 1। ये हमारी लाइन यल है, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए से और बी से। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट पी की मिरर इमेज कहां, इन द लाइन यल इज एक्स वाई जेड। अगर मैं यहां मान लू ये पॉइंट पी है, ये क्या है पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 1 -1। बोल रहा है भाई इसका जो मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज क्या है, एक्स वाई जेड है। अब मिरर इमेज आप समझते हैं, लाइन यल के अबाउट मिरर इमेज है। अब आप ऐसे कंसीडर करो, ये जो ये भी है ना मिरर है, मिरर शीशा जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, ये मिरर है। यहां पर कोई पॉइंट है, समझो आप खड़े हो, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा बोल रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। जरा इमेजिन करो, थोड़ा फिजिक्स का रूल इसमें लगाओ, तो जो इसकी मिरर इमेज है, जैसे समझो ये मिरर है, यहां आप खड़े हैं, तो फिर यहां पर आप दिख रहे हैं, यहां पर बोल रहा है कि इस पॉइंट की जो मिरर इमेज है वो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है। ये देखो ऐसे ऐसे हमने बना दिया, बराबर, ये समझा क्या, ये पॉइंट पी की मिरर इमेज एक्स वाई जेड है। अच्छा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई मिरर है तो इस मिरर से जितने डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतने डिस्टेंस पर उसका इमेज बनता है। अगर ये डिस्टेंस लाइन से पी का डिस्टेंस अगर समझो 20 सेंटीमीटर है, तो लाइन से 20 सेंटीमीटर पीछे उसका इमेज बनता है। मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है, मिरर से उतने डिस्टेंस पर इमेज बनता है। तो हम समझ गए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसका क्या होगा, यहां पर मान लो पॉइंट क्यू है, तो पी क्यू का ये मिड पॉइंट है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो, लाइन ए बी यल है, लाइन ए बी का नाम यल है, लेकिन इक्वेशन का कुछ अता पता नहीं है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन मालूम है क्या, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, ये जो लाइन है इसको हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा x1 y1 z1 है, और इसको हमने मान लिया भाई ये हमारा पॉइंट x2 y2 z2 है। अब ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमने मान लिया कि इस पॉइंट से पास हो रही, तो x माइनस x1, बताओ लाइन का इक्वेशन बताओ, x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 क्या है 2 है, बराबर। अच्छा आओ अपान में क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, ये देखो x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 कितना 1, y2 माइनस y1 कितना -1, z2 माइनस z1 कितना -1। ये हमारी लाइन यल जो है उसका इक्वेशन निकल गया, लाइन 1 का इक्वेशन निकल गया। अच्छा अभी आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर मैं इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा कर दूं तो बताओ यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालूं तो 1 इधर जाएगा, 1 लैम्डा -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। अच्छा ऐसे y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो -1 इधर जाएगा, इंटू होगा माइनस लैम्डा, -3 इधर जाएगा प्लस होगा, यानी 3 माइनस हो जाएगा लैम्डा। अगर ऐसे मैं z की वैल्यू निकालूं तो बताओ ये माइनस लैम्डा, ये जाएगा +2, 2 माइनस लैम्डा। अब इसके बारे में समझो, ये जो x y z की वैल्यू निकाला ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन।
दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैं मान ले रहा हूं कि भाई यम है जिसका कोऑर्डिनेट 1 प्लस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा। इसी लाइन यल पर कोई एक पॉइंट यम है जिसका एक कोऑर्डिनेट है, स्टेट बोर्ड में आपने ऐसे पढ़ा है। और देखो यहां से जब इमेज बनी ना तो यहां से ये परपेंडिकुलर होता है ये, और इसी को हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दिए भाई यही यम है हमारा। तो हमने यम को क्या बोला, यम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यम इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अच्छा यहां पर देखो आपने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यम का कितना कोऑर्डिनेट निकाला है यहां लिखा है, वहां मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि आप पीएम बार निकालो, पीएम बार निकालो, तो बताओ पीएम बार निकाल पाएंगे क्या? पीएम बार, पीएम बार, तो यानी यम के कोऑर्डिनेट से पी का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा सर? ये तो लैम्डा आ जाएगा, और 3 माइनस लैम्डा और पी का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है, तो 3 माइनस लैम्डा में से 1 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा, और 2 माइनस लैम्डा में से माइनस 1 करोगे, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 माइनस लैम्डा, कितना आ गया? 3 माइनस लैम्डा। ये पीएम बार हो गया। अब जरा आप सोचिए, ये जो पीएम बार है इस लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये पीएम बार इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये जो मैं वेक्टर लिखा हूं पीएम बार, समझ रहे हैं ना? लैम्डा आई कैप, 2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा के कैप है पीएम बार। और यल, ध्यान से सोचो, ये जो पीएम बार है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो पीएम बार का जो डायरेक्शन रेशियो है और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या रिलेशन होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, तो जो पीएम बार का ये डायरेक्शन रेशियो है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहां देखो, ये 1 है, -1 है, -1 है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो आओ कंडीशन लगा देते हैं, पीएम बार इज परपेंडिकुलर टू लाइन यल। अच्छा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, इधर जरा ध्यान देना, मैं कहां लिख रहा हूं देखते रहो। a1 a2 तो लैम्डा इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा सर? लैम्डा आएगा। ये 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 करोगे, चलो एक बार मैंने लिख दिया 2 माइनस लैम्डा इंटू क्या करेंगे? -1 प्लस c1 c2, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इंटू क्या इसका? c2 -1 इक्वल टू कितना आएगा सर? 0 आएगा। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये देखो लैम्डा -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्डा हो गया, और ये माइनस कितना आ जाएगा? 3, यहां पर आ जाएगा प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। ये देखो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना आ गया सर? 3 लैम्डा। ये -2 -3 -5 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितना? 5/3। लैम्डा की वैल्यू आ गई कितना? 5/3। अच्छा, जो यम का कोऑर्डिनेट आपने निकाला था, अब लैम्डा की वैल्यू रख के आपको यम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा। यम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। तो यम का कोऑर्डिनेट क्या है? आओ इधर दिखाऊं। यम का कोऑर्डिनेट आपने लिखा था 1 प्लस लैम्डा, यम का कोऑर्डिनेट 1 प्लस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और क्या लिखा था? और लिखा था यम का 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, और अभी अभी आपने लैम्डा की वैल्यू निकाला कितना? 5/3। आओ 5/3 लैम्डा की जगह रखकर यम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यम का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह 5/3, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 5/3, ये 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह 5/3, तो यम इज इक्वल टू, ये देखो 3 1 जा 3 प्लस 5 कितना आ गया? 8/3, 3 3 जा 9 माइनस 5 कितना आ गया? 4/3, 3 2 जा 6 माइनस 5 1/3। ये आ गया यम का कोऑर्डिनेट, आ गया यम का कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छा, वो डायग्राम मैं इधर एक बार फिर से बना रहा हूं। वैसे आपने लाइन बनाया था, लाइन यल बनाया था, यहां आपका पॉइंट P था, यहां पर यम था, यहां पर लिखा था Q जिसका कोऑर्डिनेट x y z था। यम का कोऑर्डिनेट अभी अभी हमने निकाला, कितना निकाला है? 8/3, 4/3, 1/3 ऐसे निकाला यम का। और P का कोऑर्डिनेट क्या था? 1 1 -1 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट 1 1 -1 बराबर। अब देखो ये पॉइंट P का ये मिरर इमेज है, तो जितना डिस्टेंस P से यम का होगा उतना ही डिस्टेंस यम का कहां तक होगा? Q का। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर यम इज मिड पॉइंट ऑफ PQ,
यम इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अगर मैं इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दूं, कौन सा फार्मूला लगा दूं? मिड पॉइंट का फार्मूला। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मालूम है, मिड पॉइंट के फार्मूला से हम लोग मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहां तो ऑलरेडी मालूम है, ये अननोन है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2, तो 8/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपान 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू x 3x, ये आ जाएगा 2 8 जा 16। तो यहां से देखो 3x इज इक्वल टू, अगर मैं ये देखो डायरेक्ट यहां से x निकालूं x, तो 3 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 13, ये 3 जाएगा तो अपान में आ जाएगा, x की वैल्यू 13/3 आ गई। ऐसे ही हम लोग y निकाल लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हैं। यहां देखो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 4/3 है, तो ये 4/3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। तो y1 कितना है? 1 है, ये कितना है? y है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y अपान 2। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। तो यहां से अगर y निकालोगे तो ये 3 इधर आएगा माइनस होगा 5, 3 आएगा अपान में, y की वैल्यू आ गई 5/3। एंड z ऐसे निकालोगे, यानी जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या है? 1/3 है, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू, इधर देखो z कोऑर्डिनेट क्या है? -1, उधर z है, ये हो जाएगा यहाँ -1 प्लस z/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसका न्यूमरेटर -3 प्लस 3z इज इक्वल टू 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब जब आप z निकालोगे तो -3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, 3 आ जाएगा अपान में, 5/3 आ गया। अब देखो अपने को x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। तो क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है? x प्लस y प्लस z बताओ। आओ तीनों को प्लस कर देते हैं। तो तीनों को प्लस करने के लिए हमारे पास यहां पर जगह है, आओ प्लस कर देता हूं, x प्लस y प्लस z। x की वैल्यू आपने कितना निकाला है? 13/3। y की वैल्यू क्या निकाला है? 5/3। और z की वैल्यू क्या निकाला है? 5/3। क्या बोलते हो, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 23। तो आंसर कितना आ गया इसका? x प्लस y प्लस z 23/3, 23/3। क्या बोलते हो, ऑप्शन चेक किया जाए, कोई ऑप्शन दिया है क्या? 23/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है बेचारा, सीधा सरल है, डी 23/3। तो 24, क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, स्पीड मेंटेन करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं आगे का, 25। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दिया है, दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है, बोल रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताओ। अच्छा, एक फार्मूला याद करो जरा। अगर एक लाइन ऐसे दिया है, r बार इज इक्वल टू a1 बार प्लस लैम्डा b1 बार, दूसरी लाइन दिया है r बार इज इक्वल टू a2 बार प्लस लैम्डा b2 बार, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट b1 बार क्रॉस b2 बार अपान मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। ये फार्मूला लगा के हम लोग दोनों लाइन उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन इक्वेशन तो कार्टेशियन में दिया है, तो क्या हुआ, हम लोग जल्दी जल्दी इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, पहली लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? पहली लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? याद है क्या फार्मूला? याद, सॉरी, कार्टेशियन इक्वेशन याद है क्या? x माइनस x1 अपान a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इज इक्वल टू c y z माइनस z1 अपान c1। याद है क्या? अगर याद है तो उसी से कंपेयर कर लो। पहली लाइन कहां से पास होगी? ये देखो यहां -1 2 और -1, पहली लाइन कहां से पास होगी? -1 2 -1। अब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर a1 बार क्या हो जाएगा? -1 कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप। अच्छा ये पहली लाइन हो गई, और पहली लाइन का हमको ये बता दो। अच्छा छोड़ो, दूसरी लाइन कहां से पास हो रही है? दूसरी लाइन, सेकंड लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 2 2 -3 से, 2 2 -3 से पास हो रही है। तो दूसरी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर मान लो a2 बार।
तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप हो गया। अब इसमें फार्मूला में बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी, a2 बार माइनस a1 बार। चलो पहले निकाल लेते हैं। 2i कैप ये माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, 3i कैप 2j कैप माइनस 2j कैप ये जीरो हो जाएगा, माइनस 3k कैप माइनस इसको करोगे प्लस हो जाएगा 2k कैप आ जाएगा। ये आ गया अपना a2 बार माइनस a1 बार। अच्छा बताओ पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है? डायरेक्शन रेशियो जो अपान में लिखा है a1 b1 c1, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 2। तो मान लो पहली लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है मैंने उसको लिख दिया b1 बार, तो b1 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा ऐसे बताओ दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3 है, तो इसके पैरेलल वेक्टर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस क्या प्लस 3k कैप। फार्मूला में देखो b1 बार क्रॉस b2 बार निकालना है, तो आओ निकाल लेते हैं। b1 बार क्रॉस b2 बार ऐसे निकाल लो, तो ये हो जाएगा i कैप j कैप k कैप हो गया। तो ये देखो b1 बार 3 2 2 यहां लिख दिया 3 2 2, b2 बार से 1 1 2 3 1 2 3। आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो i कैप 2 3 जा 6 माइनस 4 माइनस j कैप, ये देखो कॉलम रो कट हो गया 3 3 जा 9 माइनस 1 2 जा 2 प्लस k कैप, क्या आ जाएगा कॉलम रो कट किया 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, तो बताओ कितना आ गया 6 माइनस 4 2i कैप आ गया माइनस 7j कैप आ गया प्लस यहां पर कितना आ गया 4k कैप आ गया। ये आपने क्या निकाला b1 बार क्रॉस b2 बार आपने निकाल लिया बराबर। अच्छा ये देखो ऑप्शन में एक अच्छी चीज दिया है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ये डिनोमिनेटर है ना ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मत निकालो इसको, कोई जरूरत नहीं, बस इसका न्यूमरेटर चेक करो। अब न्यूमरेटर में क्या है a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट b1 बार क्रॉस b2 बार, ये देख रहे हो a2 बार माइनस a1 बार, ये b1 बार क्रॉस b2 बार, तो मैं लिख दे रहा हूं a2 बार माइनस a1 बार डॉट प्रोडक्ट b1 बार क्रॉस b2 बार। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 आएगा, ये 0 0 माइनस 7 ये पूरा आ जाएगा 0 और माइनस 2 इंटू 4 माइनस कितना आ जाएगा 8, तो 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया। लेकिन ये देखो मॉड में है, डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं मॉड में है, तो माइनस 2 का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो 25 तो ऑप्शन अपने को दिख गया। कौन सा दिख गया, इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। तो आप इतने पेशेंस से पूरा वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 से थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो भी आपने इतना पेशेंस बनाए रखा, इतनी देर तक आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो। वो कहने वाले कहते हैं संकल्प मजबूत है तो मुश्किल कुछ भी नहीं, संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ भी नहीं। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।